नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताऊंगी। आपको यह जानकारी दूंगी कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और यह किस अनुच्छेद में लिया गया है। तो आपको बता दूं कि यह भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह संविधान के सलाहकार BN राव के सलाह पर लिए गए थे। इनकी सलाह पर 2 प्रकार के मौलिक अधिकार बताए गए हैं। BN राव जी ने बताया है कि मौलिक अधिकार जो है वह 2 प्रकार के होने चाहिए, जिसमें से एक अधिकार को वह तुरंत लागू होने चाहिए तथा दूसरा अधिकार जो है वह राज्य सरकार के माध्यम से धीरे धीरे राज्य में लागू होते रहना चाहिए। जो आज की नीति निर्देशक तत्व है यह वही मौलिक अधिकार है, परंतु इन मौलिक अधिकार को सरकार के दायित्व को दिखाता है। यह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है और ना ही ये राज्य के नागरिकों पर बाध्यकारी होता है। ये प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। इसके अनुसार जो राज्य के नागरिक हैं वह सरकार पर इसके खिलाफ इसका उल्लंघन होने पर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं और ना ही इसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अनुच्छेद 36 से 51 को 3 भागों में बांटा गया है। यह 3 विचारधाराओं से जुड़ी हुई हैं। जो इसके 3 भाग हैं वह 3 विचारधाराओं से भी जुड़े हुए हैं। पहला गांधीवादी विचारधारा, दूसरा सामाजिक विचारधारा और तीसरा उदारवादी विचारधारा। ठीक है, हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य क्या होता है और नीति निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य क्या है तथा राज्य इसके अनुसार राज्य का वही अर्थ है जो कि भाग 3 में राज्य के अर्थ को बताया गया है। तो भाग 3 हम आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वहां जाकर भाग 3 को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 37 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि यह नीति निर्देशक जो तत्व हैं यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि यह न्यायालय में नहीं लेके जाया जा सकता है। इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यदि नीति निर्देशक तत्वों का कोई उल्लंघन करता है, यदि नीति निर्देशक तत्व कोई फॉलो नहीं करता है तो आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इस पर विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना ये राज्य का कर्तव्य होगा, यानी कि राज्य चाहे तो इन तत्वों को विधि में लागू करे, यदि ना चाहे तो आप ना लागू करे, परंतु ये जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 38 बताता है कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने में सहायक होता है। यह भी कहा गया है कि जो राज्य है वह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे तथा भरसक प्रभावी रूप से इसकी स्थापना करे, संरक्षण करे और लोक कल्याण की भावना रखे। जैसा कि इसके अनुसार क्या बताया गया है कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है। कौन करता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व यदि राज्य में लागू होगा तो वह एक सभ्य समाज की स्थापना करेगा। वह लोगों को, नागरिकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएगा तथा वह राजनीतिक न्याय की भी स्थापना करेगा। अनुच्छेद 39 क्या बताता है? यह बताता है कि इसमें सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि सभी के पास संसाधन का वितरण हो और सभी को समान वेतन मिले, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। यदि वे समान रूप से कार्य कर रहा है तो उसको समान वेतन मिले। पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य, शक्ति आदि का समान ध्यान रखा जाए, यानी कि जैसे कि कोयले की खान है, अगर कोई वहाँ काम कर रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर यदि कोयले की खान में कोई कार्य कर रहा है तो उसकी कितने घंटे वह उसमें कार्य करेगा वह समय निश्चित होना चाहिए। उसके स्वास्थ्य का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। मतलब बालकों की शक्ति का दुरुपयोग ना करें, बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दिए जाएं तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े
जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। कहने का मतलब यह है कि यदि छोटा बच्चा है, उसकी आयु 18 वर्ष से 16 वर्ष से कम है, तो उसको ऐसे कार्य पर नहीं कराने चाहिए जिसके लिए वह उपर्युक्त ना हो। यानी कि उसको भारी मशीनों पर नहीं चलाने देना चाहिए, उसको ऐसे कामों में नहीं लगाना चाहिए जिससे कि उसका आर्थिक विकास ना हो सके। तो ऐसे शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से उनकी रक्षा करनी चाहिए। सभी को संसाधन समान रूप से मिले, सभी समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा जाए कि सामूहिक हित हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि वायु, जल, भोजन आदि का वितरण इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से मिल सके। जैसे कि यदि कोई कुआं है, कोई तालाब है, तो उस पर किसी एक का अधिकार ना हो, उस पर सभी का अधिकार हो, सभी वहाँ से जल ले सके। यदि कोई मंदिर है तो सभी वहाँ पर पूजा कर सके। जो आवश्यक वस्तु है वह सभी के लिए समान रूप से उनका वितरण ऐसा राज्य के द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। अनुच्छेद 49 का यह कहता है कि यह न्याय के लिए समान अवसर देता है। इसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का निर्देश दिया गया है। इसमें सभी तरह की सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जा सके, इसके लिए आरक्षण दिया है। जैसे कि हम देखते हैं स्त्रियों को आरक्षण मिला हुआ है, ओबीसी को आरक्षण मिला है, एससी एसटी आदि को, जो जनजाति हैं, जन समूह हैं, उन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है जिससे कि वह अन्य लोगों के बराबर हो सके, यानी कि सामान्य लोगों के बराबर हो सके। तो यह अनुच्छेद 49 कहता है, 39 कहता है, सॉरी। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 यह कहता है कि यह संविधान द्वारा सरकार पर निर्भर करता है कि गांव में जो है वो पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तक पंचायत की व्यवस्था करना यह नीति निर्देशक तत्व पे आता था, परंतु 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को अनिवार्य कर दिया गया है और यह हम मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। इस प्रावधान का उद्देश्य क्या था? निचले स्तर तक लोकतंत्र की स्थापना करना है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री तो जाएंगे नहीं गांव में देखने के लिए कि सड़क बनी है या नहीं, वहाँ सभी को पानी मिल रहा है कि नहीं, सभी को नालियों की उचित व्यवस्था हो रही है कि नहीं। तो यह देखना किसका कार्य है? यह ग्राम पंचायत का कार्य है। ग्राम पंचायत अपने मंत्रियों को बताएगा, मंत्री राज्य सरकार को यह सूचित करेंगे, राज्य सरकार केंद्र सरकार को यह सूचित करेगी। इस तरह धीरे 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 वे ऐसी शक्तियां, ऐसे शासन इकाई के रूप में कार्य करेगा कि जिससे कि उन्हें स्वामित्व प्रदान हो सके और लोकतंत्र की स्थापना हो सके। इसका प्रावधान और उद्देश्य क्या है? निचले स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना, जिसके अनुसार राज्य जो है वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा कि जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायत को शक्ति प्रदान करेगा जिससे कि ग्राम पंचायत अपने गांव का विकास कर सके। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार है। जैसे कि यदि कोई बीमार व्यक्ति, कोई बुढ़ापा है, कोई निःशक्त है, बेकारी व्यक्ति है, तो उसको उसके शिक्षा के अनुसार उसको लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम करने की दशा जो है वो मानवीय होनी चाहिए जिससे कि कार्य किया जा सके। इसका संबंध अनुच्छेद 41 से है कि यदि कोई बीमार है, यदि कोई निःशक्त है, यदि कोई बुढ़ापा है, तो उसको इस प्रकार का कार्य दिया जाए कि जिससे वह कर सके। ये नहीं कि कोई बीमार व्यक्ति है तो आपने उसको भारी मशीन चलाने के लिए दे दी। कोई दुबला पतला व्यक्ति है, आपने कह दिया कि 10 बोरी उठा के जो है रखो। तो व्यक्ति को उसकी दशा के अनुसार ही कार्य किया जाए और ऐसा कार्य दिया जाए व्यक्ति को जो मानवीय हो, जो कार्य करने का स्थान हो, जो कार्य करने की दशा हो वह मानवीय होनी चाहिए। ठीक है, यह अनुच्छेद 42 कहता है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 कहता है कि सभी को निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए और सरकार को कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। निर्वाह मजदूरी क्या है? निर्वाह मजदूरी मतलब कि एटलीस्ट इतनी तो मजदूरी मिलनी ही चाहिए
जिससे कि वह अपने जीवन का यापन कर सके। जैसे कि यदि कोई मजदूर है, कोई ठेला वाला है, कोई भाड़े वाला है, वो दिन भर कार्य करता है। दिन भर कार्य करने के बाद उसे इतना पैसा मिलना चाहिए जिससे वह खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कर सके, रहने के लिए एक घर की व्यवस्था कर सके, शरीर पर एक कपड़ा डाल सके। तो उसे इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए। तो सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा सरकार को कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। कुटीर उद्योग यानी कि छोटे उद्योग, ऐसे उद्योग जो 2 लोगों को, 4 लोगों को मिलकर के बनाए जाते हैं। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योग हो गए, पत्ते बनाने वाले उद्योग हो गए, बच्चों के खिलौने बनाने वाले, या इस टाइप से उद्योग जो छोटे मोटे व्यापारियों द्वारा, जैसे हम देखते हैं कि बड़े ही लोग अच्छी अच्छी टोकरियां बनाते हैं। तो ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। अनुच्छेद 44 में यह बताया गया है कि सभी पर समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। समान नागरिक संहिता सब पर कैसे लागू हो जाएगा? तो इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी धर्म और जाति पर समान नियम लागू होता है। जैसे विवाह, तलाक आदि का जो धार्मिक उद्देश्य है वह सभी के लिए बराबर होना चाहिए और सभी के लिए सुरक्षित होना चाहिए। जैसे कि हिंदू का हिंदू पर्सनल लॉ है, सिख का अपना पर्सनल लॉ है, जैन का जैन पर्सनल लॉ है, बौद्ध का बौद्ध पर्सनल लॉ है, तो मुस्लिमों का मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो इन सब में सभी धर्मों के लोगों को उस धर्म के अनुसार उनका पालन करना चाहिए, तथा यदि उस धर्म में, उस लॉ में यदि कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए तथा उसको संविधाबद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। परंतु अभी तक मुस्लिम, ईसाई और पारसियों में जो नागरिक संहिता है वह उसमें सुधार चल ही रहा है और यह सुधार लागू होना चाहिए तथा लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। अनुच्छेद 45 में यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और अब यह मौलिक अधिकार में परिवर्तन हो गया है। पहले यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था। इसके अनुसार जो 6 से कम आयु के बच्चे हैं उनके शिक्षा, भरण पोषण, इन सब की व्यवस्था किसको करनी चाहिए? सरकार को करनी चाहिए, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक यानी कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का उपबंध सरकार को करना होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, तो आंगनवाड़ी केंद्र का उद्देश्य यही है, छोटे बच्चों को भरण पोषण आहार दें, छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान करें तथा उनके बाल विकास का ध्यान रखें, उनका विकास किस स्तर तक हो रहा है। यदि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है तो उसका विकास कैसे होगा, उसके लिए जो भी व्यवस्था है वह प्रदान करें। ये 46वें संविधान संशोधन द्वारा प्रवर्तनीय कराया गया, यानी कि 46वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 को नीति निर्देशक तत्वों से मौलिक अधिकार में परिवर्तन कराया गया है। हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 46 क्या कहलाता है। तो अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था और न्याय के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो सरकार है वह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिव्यक्ति करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। यह अनुच्छेद 46 में बताया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे अनुसूचित जनजाति हैं, इन सबको, या मतलब जो नॉर्मल जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इन सबको सरकार ने स्कूल में अलग से ट्यूशन देने की व्यवस्था की है। यदि कोई सरकारी नौकरी आती है तो ऐसे लोगों को अलग से शिक्षा दी जाती है, आरक्षण दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 47 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि इसमें सरकार के द्वारा जो नशीले पदार्थ हैं उनका दायित्व बनता है कि सरकार उस पर निर्णय ले कि वह अपने राज्य में अपने लोगों को पोषाहार स्तर पर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए अपने प्राथमिक कर्तव्यों को मानेगा और राज्य विशिष्टता या मादक पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो औषधि होंगी, ऐसी औषधियों के प्रयोजन से भिन्न होंगी, उनका उपभोग पर प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। जैसे कि बिहार में नशीले पदार्थ को
बंद किया गया है, यानी कि बिहार में शराब का सेवन वर्जित है, वहाँ पर शराब मना है, तो शराब की दुकानें वहाँ बंद रहती हैं। तो ये राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य जो है वह अपने लोगों के हित के लिए ऐसे मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 48 क्या कहती है? अनुच्छेद 48 कहती है कि जो कृषि और पशुपालन से संबंधित पशु हैं या जो दुधारू पशु हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल गौशाला का विकास हो रहा है, जगह जगह पर आपको गौशाला देखने को मिल जाएगी। तो सिर्फ गौशाला का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गायों का संरक्षण करें, नहीं, गाय, बैल या भैंस, जो भी बकरी, जो भी पशु दूध देते हैं या जो भी पशु कृषि में सहायक हैं, उन सभी का संरक्षण करना चाहिए। यह अनुच्छेद 48 बताता है। अनुच्छेद 48 के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा, पेड़ पौधों को लगाना, पर्यावरण संरक्षण, यह भी आता है। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 48 में लागू किया गया है। अनुच्छेद 49 में ये राष्ट्रीय क्षेत्र को संरक्षण को बताता है। राष्ट्रीय क्षेत्र संरक्षण यानी कि पुरातन धरोहर, जैसे कि किला हो गया, कोई पुराना किला हो गया, या जैसे लाल किला, दिल्ली का लाल किला हो गया, जामा मस्जिद वगैरह हो गया, यह ऐसी जगह है जो कि बहुत पुरानी है, तो ऐसे क्षेत्र का संरक्षण करना चाहिए। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका विभाजन कर देना चाहिए। कार्यपालिका का अपना कार्य होना चाहिए और न्यायपालिका का अपना कार्य होना चाहिए, और दोनों को अलग अलग अपने कार्यों को करना चाहिए। यह अनुच्छेद 50 में बताया गया। अनुच्छेद 51 के अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास का विस्तार करना बताया गया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार एक देश दूसरे देश की सुरक्षा करे, दूसरे देश के विकास के बारे में सोचे, सभी देश मिल करके ग्लोबली विकास के बारे में सोचे। जैसे कि हम सबको पता है कि आज के समय में कोरोना महामारी बहुत ही फैली हुई है। यह हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी फैली हुई है, और सभी देश मिल करके इसका सामना कर रहे हैं और इस कोरोना से लड़ने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।